जी के विपाट में बिहार के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों को नसीहत दी और ये कहा कि आप जनता की आवाज बनिए और सदन में जनता की आवाज उठाइए। जनता आप पर भरोसा करती है, उन्हें न्याय दिलाएं। प्रेम कुमार जी का अंगवस्त्रम से लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, आप चुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया जब आप देव प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया। और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। देखिए, अब हाजीपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत की। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा की योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं 75 साल से ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। योजना की शुरुआत होते ही वैशाली के अवधेश जी ने पहला रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने यह कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये खबर है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने इधर सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। देखिए, नीतीश कुमार की जगह अब जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी छाप जेडीयू के नए प्रदेश कमेटी में दिखाई पड़ रही है। इस कमेटी की खासियत यह है कि कमेटी में कुछ पुराने चेहरों के साथ महिलाओं और अति पिछड़ा पर भी खासा जोर दिया गया है। जेडीयू की इस टीम में जेडीयू मुख्यालय से लेकर संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। संगठन की जिम्मेदारी पहली बार महिला अंजुम आरा को मिली है, जो पार्टी मुख्यालय प्रभारी बनी है। वहीं इस बार ऐसे युवाओं को भी जगह मिली है जो युवा के साथ साथ टीम निशांत के साथ प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। एमएलसी संजय गांधी का यह कहना है कि नाराजगी कोई मायने नहीं रखती है। नई टीम काफी मेहनती है और यही टीम निशांत की अगुवाई में आगे ले जाएगी। महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी, यानी कि अगर कहे तो सर कि निशांत कुमार की भी छवि दिखी है टीम में। बिल्कुल, निशांत जी का टीम है। निशांत कुमार जी का जो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो भविष्य है पार्टी का, और पार्टी बहुत भरोसा करके निशांत जी पर चल रही है। देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का नया संगठन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को जमीन पर उतारता है। मुझे लगता है ये पहली पार्टी है जिसने महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया है। बनी है, ये संयमित है और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि इसमें युवाओं को भी निशांत जी के आने के बाद प्रतिनिधित्व दिया गया है। अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को, समाज के सभी वर्गों को भागीदारी दी है। इस बदलाव में जो है
युवाओं को और नए लोगों को लाया गया है। खास करके इसमें अति पिछड़ा और महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दिया गया है और मुख्यमंत्री जी की सोच पहले से ही अति पिछड़ा और महिलाओं पर उनका फोकस शुरू से रहा है। तो हम लोग उनके जो किए हुए जो सोच है उस सोच को हम लोग आज संगठन के माध्यम से उसको ज़मीन पर लाने का काम किए। और अगली खबर नवादा से, जहां रजौली थाना क्षेत्र के सिंगर गांव के पास रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक के गुजरने से पुलिया टूट गई। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया और लोगों की आवाजाही ठप हो गई। ग्रामीणों का ये कहना है कि भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही से पुलिया पहले ही कमजोर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंगर गांव के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि रेलवे में भारी भरकम गाड़ी जाने के कारण मैंने पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें कार्य पर लोग लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, जेई सारे लोग मौजूद हैं। भारी भरकम गाड़ियाँ उधर रेलवे का काम चल रहा है क्या? जी सर, तो रेलवे में काम चल रहा है जो 14 चक्का 12 चक्का सीमेंट गिट्टी बालू इसमें गांव हो जाएगा, कम से कम 12 गांव हो जाएगा। मरमूस वलेटी बाने खाप और कुमिया तेरी बिशनपुर झरकी सब लगता है इधर होगा। और पिपरा परतुनिया चोडिया नवाटी जराई। कैसे ही टूटा है? भारी गाड़ी जाने से कारण से रेलवे के सामान जा रहा था, भारी गाड़ी वही दीवार थोड़ा सा धकड़ गया था, वही गिरा हुआ है। कब गिरा? प्रैक्टिकल भी आने जाने के लिए डैम के जाने वाले लोगों को भी अति दिक्कत हो रहा है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। बेगूसराय से खबर है, यहां पर एक सिर कटी हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्त लखमेनिया बांध के पास की बताई जा रही है। और देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि बांध पर लोगों ने एक सिर कटी हुई लाश देखी, तभी इसकी सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। लाश मिलने के बाद से ही इलाके में सनसनी भी फैली हुई है। इवेंट में हम लोग आए तो यहाँ पे पाया गया कि एक डेड बॉडी है जिसकी गर्दन नहीं है। तो अभी थाना से चूंकि इसकी सूचना दी गई है, वो पहुंच रहे हैं। बॉडी देखने से क्या लग रहा है, कितने दिनों कुछ का? पता नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि वो जंगल में है तो उतना दिख नहीं रहा है अच्छा से। बिहार में एसटीएफ और पुलिस अब अपराध के जड़ को यहां पर पूरी तरीके से खत्म करना चाह रही है, ताकि अपराधियों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले ही रोका जा सके। देखिए, एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी करके मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। गयाजी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में भी बिहार और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से हथियारों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद मिराज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मैसर, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जब्बार मंसूरी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित कई हथियार, कारतूस और हथियार बनाने का सामान, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कई और भी मशीन और कई औजार बरामद किए हैं। इन गिरफ्तार अपराधियों की अब कुंडली खंगालने में पुलिस जुटी है। गठित टीम के द्वारा हरनत स्थित मोहम्मद रिजवान के घर पर छापेमारी के क्रम में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्मित तथा अर्धनिर्मित अवैध आग्नेयास्त्र एवं अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ मोहम्मद कासिम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मिराज, ये तीनों थाना कासिम बाजार के रहने वाले हैं, मोहम्मद मैसर जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं, और जब्बार मंसूरी जो कि भागलपुर के ही शाहकुंड के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पहले बिहार एसटीएफ ने गयाजी और नालंदा में भी जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। दोनों ही जगह मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया था। गयाजी के नीमचक बथानी और नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कई अवैध हथियार बनाने का सामान और यहां पर लेथ मशीन सहित कई औजार बरामद किए गए। दोनों ही जगहों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गयाजी में सरोवर खान को पुलिस ने उसके साथ ही अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमास के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा से भी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से 8 देसी कट्टा, कारतूस और लग्जरी गाड़ियां यहां से बरामद हुई है। नालंदा गयाजी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और देखिए दोनों ही जगह मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है।
और अब खबर बांका से। अमरपुर डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सचिन सिंह को रांची से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे बांका लाया गया था और पुलिस उसे हथियार रिकवरी के लिए जंगल लेकर गई, जहां अपराधी ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार छिपा कर रखे थे। वहीं पर अपराधी ने मौका देख करके उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और अपराधी सचिन के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को भागलपुर JLNMCH में भर्ती कराया है। जंगल में एक जगह उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको छुपा के रखा था। पुलिस टीम के साथ जब वो वहाँ पहुँचा तो एकाएक उसने अपना हाथ छुड़ा करके पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागा, जहाँ से उसने फिर पिस्टल को उठाया और फिर पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और इस क्रम में जो यह व्यक्ति है, अपराधी है, इसके पैर में गोली लगी है। इसके तुरंत बाद इस अपराधी को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से उसे भागलपुर JLNMCH रेफ़र कर दिया गया है। इस क्रम में जो है इस अपराधी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस अपराधी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक गहना कारोबारी को लूट के दौरान गोली मार दी। घटना औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा की है। देर रात दुकान से लौटते वक्त गहना दुकानदार बबलू शाह को बदमाशों ने गोली मारी। उसके बताया जा रहा है कि उसके गहना से भरा हुआ बैग लेकर के फरार हो गए। उसके बाद अब घायल दुकानदार को SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुनसान जगह देखा तो वहाँ पे रुका करके गाड़ी आगे रोड पे लगा दिया, तब पिस्टन दिखा के कह रहा था कि बैग दो बैग दो। हम बोले हैं कि भाई बैग में कुछ नहीं है। उतने में वो बाइक चले आया, बाइक का इज्जत पड़ा तो कह रहा था कि जाओ जाओ। अब फिर हम जा रहे थे तो फिर दोबारा यानी कि बाइक घेर करके पिस्टन निकाल के तब बैग पे ऐसे छीनने का कोशिश किया तो बैग का ये दोनों टूट गया और तो हम बाइक वहाँ पे छोड़ करके जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो पहला गोली चलाया तो मिस हो गया, दूसरा चलाया तो बम्मा गोर पे लग गया। सिवान पुलिस टीम पर हमला मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने 10 आरोपियों के घर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया। बता दें 31 मार्च को महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामपाली गांव में 2 पट्टेदारों के बीच भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ था। पुलिस टीम पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से 10 आरोपी फरार चल रहे थे। सभी आरोपियों को जल्द कोर्ट में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया और इसमें विफल रहने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी दी गई। गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने साथी कर्मी के साथ मारपीट और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सफाई कार्य बंद कर दिया। सफाई कर्मी ने सड़क पर प्रदर्शन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आरोप यह है कि थावे रोड पर सफाई के दौरान कुछ लोगों ने सफाई वाहन के चालक की पिटाई की और विरोध करने पर महिला सफाई कर्मियों से भी अभद्र व्यवहार किया। कर्मियों ने कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी। गिट्टी बालू ईटा गिरा के नाला के बंद कर दिया। किनसे झगड़ा हुआ है? ओ हरखोरी साहब के पोखरा के पास में स्थानीय लोगों से। अच्छा तो हम लोग नाला निकलवा दिए, झगड़ा झगड़ा खत्म हो गया था। उनका घर का 2 लड़का आया आकर हमारे ड्राइवर को तुरंत कालर पकड़ लिया और हाथ चला दिया। उसके बाद हम लोग उसको धरे जो क्यों तुम चलाया हाथ। उसके बाद पूरा सबको काटेंगे, यहाँ सबको काटेंगे। तो हम लोग पुलिस प्रशासन का सहारा लिए, पुलिस प्रशासन आए, वहाँ फोटो खींचे और चले गए। और अब अगली खबर नवादा से, जहां बिहार पेंशन दिवस पर विधवा पेंशन की राशि मिलने के बाद एक महिला के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपए से अधिक की शेष राशि दिखने से यहां से हड़कंप मच गया है। वार्ड 28 की रहने वाली रेखा देवी ने 1100 रुपए पेंशन निकाली, जिसके बाद खाते में 740 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक बैलेंस दिखाई दिया और इसे देखकर महिला और परिवार घबरा गया। रेखा देवी ने इस बैंक की
बड़ी तकनीकी गलती बताते हुए जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या हम लोग इस समय सब मीडिया पूरा आ रहे हैं तो फिर बिहार पेंशन दिवस के दिन बिहार के कुल 2,22,000 लोगों को कल पेंशन की राशि भेजी गई, जिसमें अलग अलग योजनाओं के तहत राशि भेजी गई थी। और उसी में एक है पारनवादा स्थित वार्ड नंबर 28 नीम टोला की रेखा देवी, जिसके अकाउंट में 1-2 लाख नहीं बल्कि 740 करोड़ 68,72,000 रुपये भेज दिए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इतनी बड़ी राशि आने के बाद लोगों के पसीने छूटने लगे और सभी हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी राशि इनके अकाउंट में कैसे आ गई। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कल जब वो पैसे निकालने गई तो उनके अकाउंट में 1100 विड्रॉ करने के बाद उनके अकाउंट में 740 करोड़ 68,72,895 रुपये बचे। और इसके बाद इस पूरे इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इनके अकाउंट में। चलिए और अब बात कर लेते हैं देश दुनिया की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय समुदाय को शनिवार को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब और चारों साहिबजादों और उनकी माता गुजरी के शौर्य, साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने लोगों से पटना साहिब में पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन जरूर करने के लिए कहा ये कि मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। आप जब भी भारत जाएं तो पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा है। ऑकलैंड में पीएम मोदी ने बिजनेस समिट में यह कहा कि भारत में पॉलिटिकल और पॉलिसी स्थिरता है। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर साइन किए गए। दोनों ही नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। पीएम मोदी ने यह कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस साल रिकॉर्ड 9 महीने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 1 करोड़ 72 लाख रुपए निवेश करेगा और साथ ही साथ विकसित भारत, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में 1.72 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भी मदद करेगा। आप सभी की उपस्थिति न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह बैठक
ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। वियतनाम के दक्षिणी तट के पास शनिवार को एक दर्दनाक नौका हादसे में कम से कम 15 पर्यटकों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर भारतीय बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट फूकोक द्वीप के निकट पलट गई। हादसे के समय नाव में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अब तक 17 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बड़ी पैमाने पर यहां पर बचाव अभियान भी जारी है। राहत और बचाव कार्य में नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय बचाव एजेंसियों की टीमें लगी हुई हैं। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और मारक क्षमता में शनिवार को एक ऐतिहासिक इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को आधिकारिक तौर पर नौसेना के बेड़े में कमीशन कर दिया है और ये भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है। INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और ये युद्धपोत स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की लगातार बढ़ती विशेषज्ञता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस स्टील्थ फ्रिगेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि अमेरिका की 100,000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और सीधे ईरान की ओर निशाना साधे हुए हैं। चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की साजिश रची या फिर ऐसी कोई भी कोशिश की तो अमेरिकी सेना पूरे 1 साल तक ईरान के हर हिस्से पर लगातार हमले करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने संदेश में यह लिखा है कि अगर ईरानी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ हत्या की धमकी को अमल में लाने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है और इस बीच एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीजफायर को खत्म होने की बात दोहराया है। साथ ही ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है और यह भी कहा है उन्होंने कि हमने इसकी सहमति दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने यह बताया कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसने ईरान को यह साफ शब्दों में बता दिया है कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट टीम, जिसकी कमान कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, और अब इस दौरे का अंत एक जीत के साथ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीरीज के चौथे मुकाबले में जो ब्रिस्टल में खेला गया था, टीम इंडिया को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज भी गंवा दी है। हालांकि सीरीज अब मेजबान इंग्लैंड के नाम हो चुकी है, लेकिन 5वां और आखिरी मुकाबला भारतीय टीम के लिए अपनी साख बचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेयस अय्यर एंड कंपनी हर हाल में इस मैच को जीतकर दौरे का जीत करके ही ये जो मैच है उसे दौर खत्म करना चाहेगी।